सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। इस क्लास में हम अगस्त 2024 के जो भी हमारा रह गया है टॉपिक, हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं। सब कुछ हमने टॉपिक वाइज अलग अलग क्लास में पूरा करेंट कर लिया है अगस्त का। तो अब जो भी कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो उनको हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खबरों में आई हेमा पैनल रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये फिल्म उद्योग में महिलाओं की कार्य स्थितियों से संबंधित है, तो इसका डी नंबर। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग SIC के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी जिसमें राज्य सरकार को फिल्म उद्योग में महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों पर के हेमा समिति की रिपोर्ट को सीमित संसाधनों के साथ सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। तो 2017 में एक अभिनेता पर यौन उत्पीड़न के मामले के बाद गठित हेमा समिति ने 31 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी। विभिन्न हितधारकों की ओर से वर्षों में बार बार मांग किए जाने के बावजूद रिपोर्ट गोपनीयता में लिपटी रही, ठीक है। तो ये फिल्म उद्योग में महिलाओं की कार्य स्थिति में है, क्योंकि यौन शोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे रिलेटेड ये हेमा पैनल रिपोर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ न्यायमूर्ति पी रामचंद्र राजू आयोग 1996 और राष्ट्रीय आयोग 2007 के लिए सही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में करते हैं। तो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण नहीं, अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, यही सत्य बात है, ठीक है। तो हाल ही में समाचार में सर्वोच्च न्यायालय के 6:1 के ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी, जिससे कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को व्यापक सुरक्षा मिली। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए समितियां सचिवों की समिति, यह 5 सदस्यों की समिति है। देखो, तो उपवर्गीय समितियां कौन कौन सी हैं? सचिवों की समिति पहली समिति है। तो यह 5 सदस्यों की समिति है जिसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। पहले कौन कौन से आयोग? न्यायमूर्ति पी रामचंद्र राजू आयोग और राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। तो यह अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकरण से रिलेटेड ये दोनों आयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरेमिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में सिरेमिक मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां खोजी गई थी, तो ये सत्य बात है। कुछ सिरेमिक सामग्रियों में उच्च तापमान वाली अतिचालकता की खोज ने 2 वैज्ञानिकों को 1987 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया। क्या ये भी सत्य है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। देखो, जब गैर धात्विक अकार्बनिक पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो सिरेमिक बनता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के केरोमोस या कुम्हार की मिट्टी से आया है, जो प्राचीन काल में सिरेमिक के समान उपयोग को दर्शाता है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी और तमिलनाडु की कीझाड़ी सहित विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों में सिरेमिक मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां खोजी हैं। कुछ सिरेमिक सामग्रियों में उच्च तापमान सुपर कंडक्टिविटी की खोज ने 2 वैज्ञानिकों को 1987 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय खेल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह दिन भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। 2018 में इसी दिन खेलो इंडिया आंदोलन की घोषणा की गई थी, तो यह भी सत्य बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है ताकि खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया जा सके और भारतीय हॉकी में मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान किया जा सके, ठीक है। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, SI के पेपर में आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में कर लेते हैं। 2012 में पहली बार मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के खेल नायकों को प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सम्मानित करने का भी अवसर है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस दिन को विभिन्न खेल योजनाओं जैसे खेलो इंडिया अभियान को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद, उन्होंने 1928, 32 और 36 में ओलंपिक खेलों में भारत के लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो खेल और गेंद पर नियंत्रण में उनकी महारत इतनी शानदार थी कि उन्हें हॉकी का जादूगर या जादूगर की उपाधियां दी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में अपने अग्रणी कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता। उन्हें गरीबों के बैंकर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कौन है? मोहम्मद यूनुस। ये चर्चा में क्यों है अभी? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। जब शेख हसीना वहां से छोड़ के भाग गई, तब ये मोहम्मद यूनुस ने वहां का कार्यभार संभाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिका धूल, अच्छा मोहम्मद यूनुस के बारे में कुछ चीज़ें और ही जान लो आप। ठीक है चलो पहली बात तो इनको गरीबों का बैंकर कहा जाता है। ये बात तो आपने क्वेश्चन में ही देख ली। तो गरीबों का बैंकर, ठीक है, गरीबों का बैंकर हो गया। इन्हें माइक्रो फाइनेंस में कब नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2006 में। 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और 1983 में सबसे बड़ी इनकी खोज, 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की, नहीं आरआरबी की स्थापना बांग्लादेश में। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना की इन्होंने बांग्लादेश में 1983 में। अच्छा, इन्हें गरीबों का बैंकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैंक से ऋण लेते थे और उन्हें गरीब में बांट देते थे। ठीक है, तो इसलिए इनको गरीबों का बैंकर कहा जाता था। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सिलिका धूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक श्वसन रोग के लिए जिम्मेदार है जो फेफड़ों को सख्त बनाता है। तो क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है। भारत में मुक्त सिलिका धूल के लिए निर्धारित जोखिम सीमा 5 मिलीग्राम है। ये गलत है, पर MM3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। सिलिका धूल के बारे में करते हैं चीज़ें। सिलिका धूल या सिलिका क्रिस्टल मिट्टी, रेत, कंक्रीट, मोर्टार, ग्रेनाइट और कृत्रिम पत्थर में पाए जाते हैं। जब सामग्री को काटा या ड्रिल किया जाता है तो क्रिस्टलीय सिलिका बहुत महीन धूल के रूप में हवा में छोड़ी जाती है। जब सांस लेने योग्य क्रिस्टलीय सिलिका को सांस के साथ अंदर लिया जाता है तो यह सिलिकोसिस नामक स्थिति पैदा कर सकता है। सिलिकोसिस एक श्वसन रोग है जो फेफड़ों को सख्त बनाता है। यह अक्षम करने वाला एक या घातक भी हो सकता है। एक्सपोजर सीमा क्या है? मतलब जो जोखिम सीमा, सिलिका धूल के संपर्क के लिए यूनाइटेड किंगडम की व्यावसायिक सीमा 0.1 मिलीग्राम पर M3 है। यह फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड सहित अधिकांश यूरोपीय देशों के अनुरूप है। शोधकर्ताओं ने एक्सपोजर सीमा 0.05 मिलीग्राम पर M3 प्रस्तावित की है, जो अमेरिका मानकों के अनुरूप है। भारत में मुक्त सिलिका धूल के लिए निर्धारित एक्सपोजर सीमा कितनी है? 0.15 मिलीग्राम पर M3। ठीक है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7। अन्न पूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दुनिया का पहला 24x7 अनाज ATM है। अन्न पूर्ति के बारे में कौन सा सही है? तो ये गलत है। ओडिशा में के पहले अनाज ATM अन्न पूर्ति का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है, दुनिया का नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओडिशा में हुआ, ओडिशा का पहला है और इसका उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ था। यह भारत का पहला 24x7 अनाज ATM है। यह अभिनव स्वचालित मशीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक मेड इन इंडिया उत्पाद है जिसकी अवधारणा डिजाइन और विकास विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत द्वारा की गई है। ठीक है, इसे भारत में डिजाइन और विकसित किया गया, तो ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बैंक के सहयोग से हैदराबाद राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो बताओ, ये गलत है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को कलिंग पुरस्कार में अपना वार्षिक योगदान वापस ले लिया, इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। और देखो क्या, विज्ञान लोकप्रियता के कारण यूनेस्को कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1951 में श्री विजयानंद पटनायक और अध्यक्ष कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के दान के बाद की गई थी। पात्रता विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, संस्थान, गैर सरकारी संस्थान या संस्थाएं। दानकर्ता कौन है? कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, उड़ीसा राज्य सरकार, भारत सरकार। ठीक है। कथन 2, यह यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है, तो ये सत्य है। और ये भी गलत है। ठीक है, विज्ञान के अलावा ये कहाँ और कौन कौन दिया जाता, कहाँ कहाँ दिया जाता है?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तो ठीक है, बट संस्थान, गैर सरकारी संस्थाएं भी होती हैं इसमें। यह पुरस्कार भारत के साथ साथ बुडापेस्ट में विश्व विज्ञान दिवस के समारोह के दौरान दिया जाता है। पुरस्कार विजेता का चयन यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा 5 सदस्यीय निर्णायक मंडल की सिफारिश पर किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलो, तो 8th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3, अच्छा ये भी सत्य ही तो है, 3rd नंबर भी ठीक है। चलो नेक्स्ट, युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान गेट फॉर यूथ रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? बताओ भाई, इसका आंसर दो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान 2024 गेट शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। गेट युवाओं के लिए 21वीं सदी की शुरुआत से अब तक जो हासिल हुआ है उस पर नज़र डालता है और साथ ही यह भी देखता है कि संकटों और अनिश्चितताओं वाले युग में युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या भविष्य हो सकता है। ILO ने एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ILO को, आप बताओ इसका। जिसकी स्थापना 1919 में वर्सल्स की संधि के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त कर दिया था, और यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई थी। इसमें 187 सदस्य देश हैं। यह श्रम मानकों को निर्धारित करता है, नीतियाँ विकसित करता है और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर बताना इसको आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, अहिंसा रेशम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो इसका बताओ। इसे रेशम कीट को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादित किया जाता है, ये सत्य बात है। यह रेशम कीट फिलोसामिया रिकनी से प्राप्त होता है, ये भी सत्य बात है। फिलोसामिया रिकनी रेशम कीट बहुवर्षीय होता है जो प्रतिवर्ष कई बार पालन पोषण की अनुमति देता है, ये भी सत्य बात है। अहिंसा रेशम भारत में उत्पादित एकमात्र प्रकार की रेशम है, ये गलत है। तो यहाँ 5 प्रकार के पाए जाते हैं रेशम, तो 5 टाइप्स ऑफ रेशम पाए जाते हैं इंडिया में। कौन कौन से हैं? पहला हो गया सिल्क हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, मलबेरी हो गया, मलबेरी आपने नाम सुना होगा, खाने के भी काम आता है, और इरी रेशम हो गया, ठीक है, और 4th कौन सा? तसार रेशम हो गया, और 5th कौन सा है? मूगा। तो ये 5 प्रकार के रेशम इंडिया में पाए जाते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। 1947 में स्थापित पुरस्कारों को शुरू में राज्य पुरस्कार कहा जाता था, ये गलत है। ठीक है, तो भी देखो क्या न्यूज आई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है और इन्हें 3 वर्गों में दिया जाता है, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी, जब ये पुरस्कार वर्ष 1953 की फिल्मों के लिए दिए जाते थे। पुरस्कारों को शुरू में राज्य पुरस्कार कहा जाता था और ये 1 दर्जन क्षेत्रीय भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को मान्यता देने तक सीमित थे। पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1968 में दिए गए थे। अच्छा, तो ये 1947 में नहीं, ये कब स्थापित हुए थे? 1954 में, इस वजह से स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पालन पोषण देखभाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पालन पोषण देखभाल के लिए पात्र बच्चे आमतौर पर 10 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात नहीं है, है ना। एकल व्यक्ति पालन पोषण देखभाल माता पिता बनने के योग्य नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। पालक देखभाल में बच्चे को या तो विस्तारित परिवार के सदस्यों या असंबंधित व्यक्तियों के साथ अस्थायी रूप से रखना शामिल है। भारत में पालक देखभाल के लिए पात्र बच्चे आमतौर पर 6 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं, जो बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं और जिनके पास उपयुक्त अभिभावक नहीं होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संशोधित मॉडल पालक देखभाल दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसने भारत में पालक देखभाल के दायरों को व्यापक बनाते हुए एकल व्यक्तियों को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, बच्चों को पालन की अनुमति दी है, जिसमें 2 साल बाद गोद लेने का विकल्प भी शामिल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जू फार्मा कोगनांसी का सटीक वर्णन करता है? यह मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों के औषधीय गुणों का अध्ययन है। क्या सही है ये? बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह पशुओं द्वारा स्वचिकित्सा के लिए औषधीय पौधों के उपयोग का अध्ययन है, यही सत्य है। तो जू फार्मा कोगनांसी विशेष रूप से जानवरों की स्वचिकित्सा, ठीक है, जानवरों के स्वचिकित्सा व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब जानवर अपने से कुछ चीज़ें खाते हैं जिनसे उनका उपचार हो जाता है। यह देखते हुए कि अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पौधों और अन्य प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग कैसे करते हैं। यह जानवरों की प्राकृतिक उपचारों की पहचान करने और उनका उपयोग करने की जन्मजात क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह संभावित रूप से मनुष्यों और जानवरों के लिए नए औषधीय यौगिकों की खोज का कारण बन सकता है। यह जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जैव विविधता संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। देखो इसमें क्या होता है कि जानवर को जब कोई बीमारी होती है तो वह अपने से अपना उपचार कर लेते हैं, कुछ पौधे जड़ी बूटियाँ खा लेते हैं जिससे वो सही हो जाते हैं। इससे नई चीज़ें खोजने में सहायता भी होती है मनुष्य की। तो ये सब इसी का अध्ययन करने के लिए जू फार्मा कोगनांसी का वर्णन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इच्छा मृत्यु यूथानेसिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सक्रिय इच्छा मृत्यु से तात्पर्य आवश्यक, अनिवार्य और साधारण देखभाल या भोजन या और पानी न देकर मृत्यु से है। क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अरुणा शानबाग मामले ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को बरकरार रखा है। तो ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सक्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई शामिल है, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना, आवश्यक देखभाल को रोकना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु माना जाता है। ठीक है, देखभाल को रोकना निष्क्रिय इच्छा मृत्यु माना जाता है। कथन 2 सही है। तो ये अरुणा शानबाग मामला 19 अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है ना, उसके लिए सक्रिय इच्छा मृत्यु को रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। तो ये सत्य बात है या गलत? ये तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, इन पुरस्कारों में कोई नगद घटक शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ये भी सत्य है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है और विभिन्न श्रेणियों में असाधारण वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। इसमें 4 प्रकार के पुरस्कार शामिल हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। इन पुरस्कारों में कोई नगद धनराशि शामिल नहीं होती, जिसके बजाय वे पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और पदक प्रदान करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति प्रतिवर्ष गठित होती है जो पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1994 से ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और लगभग 100 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नर को रैंक करता है। तो क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 केंद्रीय बैंकरों में स्थान दिया गया था। ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो 1994 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। 1994 से इसकी स्टार्टिंग हुई और लगभग 100 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की रैंकिंग है ये। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 केंद्रीय बैंकरों में स्थान मिला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल गलत। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये क्यों मनाया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लो पहले। 23 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जिसका विषय था चांद को छूते हुए जीवन को छूना, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को ही ना चंद्रयान 3 मून पर पहुंचा था, साउथ पोल में। ठीक है ना, याद है ना, तो इसलिए ये मनाया जाता है। तो देखो पढ़ो, 23 अगस्त 2023 को भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश है और उसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसरो की भविष्य की योजनाएं कौन कौन सी हैं, कुछ देख लो। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष प्रयासों में एक और मील का पत्थर हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गगनयान मिशन के लॉन्च के साथ, जो भारत की स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाने के लिए, ठीक है, तो इसरो का लक्ष्य 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है और 2040 तक चंद्रमा का पर पहला भारतीय भेजना है। ठीक है, इसके अलावा इसरो एक नई पीढ़ी का प्रक्षेपण यान विकसित कर रहा है और अंतर्ग्रही मिशनों की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें शुक्र की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष यान और मंगल ग्रह पर उतरने वाला एक अंतरिक्ष यान शामिल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द आयरन डिप्लोमेसी किसके द्वारा गढ़ा गया, मतलब किसने इसको कॉइन किया था। तो आयरन डिप्लोमेसी, तो ये ओलेक्सांद्र कमीशन द्वारा गढ़ा गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा के लिए पोलैंड से ट्रेन फोर्स 1 में सवार हुए थे। ठीक है, इसी ट्रेन से गए थे। फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद किए जाने के बाद कीव आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्ति ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब हवाई क्षेत्र से नहीं जाते, सब ट्रेन से ही जाते थे। तो ट्रेन फोर्स 1 लौह कूटनीति का प्रतीक है। नीले और पीले रंग यूक्रेन के झंडे के रंग में रंगी हुई ट्रेन की 10 घंटे की 700 किलोमीटर की यात्रा पोलैंड के प्रेजेमिल्स ग्लोनी स्टेशन से शुरू होती है, जो वर्सा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यूक्रेन के साथ देश की सीमा के करीब स्थित है और कीव में समाप्त होती है। विश्व नेताओं को पोलैंड से यूक्रेन तक रेल के माध्यम से ले जाने का कार्य लौह कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। तो यह शब्द अलेक्सांद्र कमीशन यूक्रेन के सामरिक उद्योग मंत्री द्वारा गढ़ा गया था। तो ठीक है, समझ गए ना आप क्या है ये आयरन डिप्लोमेसी। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में खबरों में रही JS वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो JS वर्मा समिति का संबंध आपराधिक कानून से है। ठीक है, तो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली आवाज़ों के शोरगुल के बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की सिफारिशें चर्चा में थी। तो क्या है पृष्ठभूमि, न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति की सिफारिशों, जिसके कारण 2013 में आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया था, ने कहा था कि वह बलात्कार के लिए मौत की सजा की सिफारिश करने के लिए इच्छुक नहीं है, यहाँ तक कि दुर्लभतम मामलों के लिए भी। समिति ने बताया कि मौत की सजा की मांग करना सजा और सुधार के क्षेत्र में एक प्रतिगामी कदम होगा। मतलब इन्होंने कहा था कि मृत्युदंड बलात्कार के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको नहीं मान रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में खबरों में रही TB सोमनाथन समिति किससे संबंधित है। तो TB सोमनाथन समिति का संबंध कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, UPS यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो देखो TB सोमनाथन समिति है क्या। तो 2023 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NPS की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने अंततः UPS प्रस्ताव को सामने रखा है। UPS 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलने वाला है और यदि राज्य सरकारें इस योजना में शामिल होने का विकल्प चुनती हैं तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख हो सकती है। तो UPS की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सुनिश्चित पेंशन, यह 25 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% देता है। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, यह कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले पेंशन के 60% के बराबर गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह सेवानिवृत्त पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन का भी आश्वासन देता है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है, तो ये कुछ यूपीएस के बारे में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया था? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे? जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सतीश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अच्छा हाँ, सॉरी, चलो इसको सही कर लेना, सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, तो सतीश कुमार वर्मा जी को, ठीक है, वे भारतीय रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियर सेवा IRSME के 1986 बैच के अधिकारी हैं। श्री कुमार जया वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये पहले थी, इनके बाद अब सतीश वर्मा हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, सी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल है। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य बात है। यह शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी और सुनिश्चित निवारण प्रदान करता है। तो ये भी सत्य बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी रखने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल सी बॉक्स को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया था? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो यह आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और आईसी द्वारा शिकायतों को समयबद्ध प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है। ठीक है, यह शिकायतों को सुनिश्चित निवारण और सभी हितधारकों को सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी प्रदान करता है। एक नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से पोर्टल शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी करने में भी सक्षम होगा। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सितंबर का स्टार्ट करेंगे। अगस्त का हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अगस्त के सारे क्वेश्चन आप कर लेना, वापस से रिवीजन कर लेना। एक क्विज करेंगे हम कुछ दिन बाद, तो वो क्विज ज्वाइन करना आप लोग। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम सितंबर का लेके आएंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो, सो हैव अ गुड डे।